बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये वीडियो इंग्लिश इलेक्टिव पेपर 1 के बारे में है, जो कि इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, द रीज़न इज़ राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर वाज़ अ रिक्वेस्ट बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अ व्यूअर, जिन्होंने ये कहा कि क्या आप पास पेपर्स की वीडियो शेयर कर सकती हैं। और तो अभी ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट में पूरा करने के काबिल हुई हूँ बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। सारे पास पेपर्स तो नहीं, बट जस्ट वन मॉडल पेपर मैंने चूज किया है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द बायस लाहौर। सो आप इसको बायस लाहौर का मॉडल पेपर समझें। ये मॉडल पेपर है फॉर द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। सारे स्टूडेंट्स हमारे जो लाहौर बोर्ड के जरिए पेपर्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगी ये वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसको यूज़फुल समझते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसको शेयर करेंगे दूसरों के साथ, आपके सामने है। नंबर 1, माय ओन एविडेंस फॉर दैट कम्स फ्रॉम अ स्टोरी आई वंस रोट कॉल्ड तो फर्स्ट कन्फेशन इज द आंसर। सेकंड है, फॉर स्पीकिंग इन अ पब्लिक टेलीफोन बॉक्स दैट सीम्स टू मी रियली हॉरिबल। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, हॉरिबल को हाईलाइट किया। देन थर्ड वन है जी, यू नो व्हाट अ पॉपुलर डैश मींस, इट मींस अ लिटिल रीजनिंग एजिटेशन। देन yet the dash holds good, that is reality is the answer. Then the goddess Aphrodite, according to ancient mythology, rose out of the foam of the sea. Next, sixth one here, walking and riding, two delightful and health-giving exercises, are becoming rare. B part is the correct answer. To justify this series of myths, ये क्या था जी? To justify this series of myths, this dash series of myths has gradually been elaborated. Snobbery. तो अब आपका जो B part है, that is about the again the synonym selection, and this is from the new anthology of essays. तो इसमें नंबर 8 है, his attitude leads to priggishness, और इसका जो है आंसर जो करेक्ट है वो है सी, और precise morals. Then number 9, improvement only comes um, थ्रू कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब है जी स्टडी। उन्होंने पूछा है सिनोनिम हमसे, तो अंडरलाइन वर्ड्स को आपने ध्यान से देखना, उनको फिर चूज करना है। जरूरी नहीं आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग्स आती हो, बट एनी हाउ यू कैन यूज योर गुड रीजनिंग, यू कैन जस्ट गेस, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द सेंटेंस, द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको कभी कभार समझ आ जाते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, डोंट गेट वरिड, और आपने घबराना नहीं है, और आपने ध्यान से बस फोकस करना है, तो आपको कई दफा समझ आ जाता है। ठीक है, अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है वो किसके बारे में है। नंबर 10th ऑप्शन हम कर रहे थे। तो वर्क इज नोटोरियसली अकर्स, दिस इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूट रिप्यूटेबली। ओके, देन इफ आई ड्रिंक एनीथिंग ऑल, इफ आई सॉरी क्या था ये जी, हाँ जी, इफ आई drink anything at all between meals, it is a glass of plain mineral water, liberally diluted with little good whiskey. तो इसका मतलब है जी mixed. Next है जी, the answer to this he answered with some appearance of indignation at the question, the king without doubt displeasure. और फिर है जी नेक्स्ट देखते हैं। Number 13, the process we have been studying are processes of synthesis. Fusion is the right answer. Okay. Then it's absurd to call it a maze, ridiculous. And then हमारे पास है number 19. Sorry, not number 19. Next is the number 15th. Choose the correct options. These are the poems में से questions हैं. The poem The Addressing the Cats is written by Thomas S. Eliot. ठीक है जी. The next 16 का answer Barter है, and 17 का Law. And who has composed these lines? 18th one का Stephen Crane है. And the poem The Ice Cart is written by T. S. Eliot, W. W. Gibson. And then the last 20th one, The War Songs of the Saracens. ठीक है, तो ये हमारे हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसी तरह आपके सामने बाकी पेपर भी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं फ्रॉम द न्यू एंथोलॉजी ऑफ एसेस, और ये भी आपके सामने है। और इसमें से आपको कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। ठीक है, ये तो मॉडल पेपर है, इट्स नॉट अ सॉल्व पेपर। मैंने फिर भी आपके थोड़ा कन्वीनियंस के लिए कोशिश की है एमसीक्यूज के आंसर्स देने की। हाउ एवर यू नो टू एयर इज ह्यूमन, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो हम गलती कर सकते हैं, इंसान हो सकता है कोई मल्टीपल चॉइस में आपको अगर कोई गलत लगता है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। आप ये कमेंट जरूर करें और मुझे भी बताएं कि अगर कोई आंसर मैंने गलत बता दिया है तो आप उसको प्लीज करेक्ट करें, सो दैट इट कैन बी यू नो वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो अभी आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, और फिर इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन भी आती है, वो आपने देखा होगा। नंबर 4, इट्स अ वेरी शॉर्ट पैसेज उन्होंने दिया है। इससे पहले न्यू एंथोलॉजी फॉर्म से क्वेश्चन है, वो भी आप देख लें प्लीज। एंड देन द पैसेजेस हियर, दिस इज जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ मॉडल पेपर, तो आपने इसको ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैटर्न जो है वो लेना है। ठीक है, नाउ द लास्ट सेक्शन है सेक्शन 2, डिफाइन द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स, एंटागनिस्ट, सैटायर, सोनेट, मेटाफोर, एंड देन एप्रिसिएशन ऑफ द पोम है, और लेटर टू द एडिटर है, एंड डायलॉग है। तो मैंने सोचा कि जो टर्म्स वाला है, लिटरेरी टर्म्स वाला, अक्सर लोगों को स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो व्हाई नॉट टेल देम समथिंग अबाउट इट। सो हियर इज सम इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू यूज इट यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर एज वेल। ओके, और अगर आपका बस वीडियो का मकसद ये था कि क्वेश्चन आंसर्स को देखना था, तो आपका पूरा हो चुका है, यू कैन लीव द वीडियो फ्रॉम हियर। बट अगर किसी को देखना है कि व्हाट आर द लिटरेरी टर्म्स एक्चुअली, व्हाट डू दे मीन, तो वो आप देख सकते हैं। तो एंटागनिस्ट जो है इन लिटरेचर, एन एंटागनिस्ट इज अ कैरेक्टर
force or idea that opposes the protagonist and creates conflict. Like antagonist को simple words में हम villain भी कह सकते हैं, ठीक है? Protagonist is usually the hero of any piece of fiction. It can be a novel, it can be a drama, it can be a movie, it can be a short story. So antagonist is basically anybody who, it can be a character or a force or an idea or feeling or you can say any notion that is against, that is working against, जो कि protagonist के खिलाफ काम कर रहा हो, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं कि कोई ह्यूमन बीइंग हो, भी आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. एंटागनिस्ट कैन बी अ विलन, जैसे मैंने अभी बताया, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अ फोर्स ऑफ नेचर, और इवन द प्रोटैगनिस्ट्स ओन इंटरनल स्ट्रगल. सो तीन चीजें आपने माइंड में रखनी है. सिर्फ कोई इंसान ही, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एंटागनिस्ट वुड बी ओनली अ ह्यूमन. दैट एंटागनिस्ट कैन बी अ फोर्स ऑफ नेचर, लाइक फोर्सेज ऑफ नेचर है, नेचुरल फोर्सेज ऑफ नेचर, लाइक अर्थक्वेक है, लाइक जो है फ्लड्स आते हैं, सुनामीज हैं, ये फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है एंटागनिस्ट वर्किंग अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट. देन प्रोटैगनिस्ट के अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, स्ट्रगलिंग विद हिज ओन और हर ओन फीलिंग्स, तो वो भी जो है इनर थॉट्स, वो भी जो है एंटागनिस्ट हो सकती हैं. द एंटागनिस्ट एक्शंस एंड मोटिवेशंस ऑफन स्टैंड इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द प्रोटैगनिस्ट गोल्स, ड्राइविंग द स्टोरीज प्लॉट एंड डेवलपिंग टेंशन. सो प्लॉट आपको पता है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है. प्लॉट मींस ये वो वाला प्लॉट नहीं है जहां आप जमीन हो और आप घर बनाएं या बिल्डिंग बनाएं और कोई स्ट्रक्चर को बिल्ड करें. इट मींस द होल सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी. सो स्टोरी के प्लॉट को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि एंटागनिस्ट जो है वो हो बीच में, वरना तो बिल्कुल फ्लैट सी स्टोरी होगी. अगर सारा कुछ सही होता जा रहा है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, सो आपको इंटरेस्ट नहीं होता है इस स्टोरी में. तो एंटागनिस्ट के जो एक्शंस हैं, उसकी जो अपोजिशन है ऑफ टू द गोल्स, टू द एम्स, टू द टारगेट्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग द स्टोरी, फॉर मूविंग फॉरवर्ड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. ओके, एंड डेवलपिंग द कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है जी, हैरी पॉटर इज अ वेरी फेमस सीरीज. तो उसमें आप वोल्डेमॉर्ट जो है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वो आपको नजर आता है कि वो हैरी को हमेशा उसके खिलाफ काम करता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है? ही इज द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट, सॉरी एंटागनिस्ट. देन द नेचुरल एलिमेंट्स आर लाइक दैट आर वेरी डेंजरस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है? देन प्रोटैगनिस्ट ओन इनर डाउट्स ऑफ फियर्स. जो बात दफा जो है प्रोटैगनिस्ट खुद ही कोई ऐसे फियर्स का शिकार होता है जिसकी वजह से इज अनेबल और शी इज अनेबल टू अटेन द गोल्स, तो वो भी होते हैं, ठीक है? Next term is satire. Satire is a work in which human vice or folly is ridiculed or attacked, usually through irony or wit. Satire is not the same as parody, which imitates another work or type of work. So satire different है, ये थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं थ्रू आयरनी. मतलब जैसे कि आप कोई अगर पेरेंट आपके अगर कहते हैं, आपकी मामा कहें आपको कि जी ओके यू शुड बी गिवन, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट क्लीनिंग अप योर रूम इज नॉट टाइडी, एंड व्हेन योर मदर एंटर्स द रूम, और आपको कहेंगे जी यू शुड बी गिवन द फर्स्ट अवार्ड ऑफ क्लीनलीनेस. मतलब वो आप पे तंज जैसे कह लें आप, आयरनी है. आपका रूम तो बहुत गंदा है, बट वो आपको कह रही है कि जी आपको तो फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहिए, फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए फॉर क्लीनलीनेस. तो ये एक आयरनी की एग्जांपल है. सो सैटायर जो है, ये आयरनी या विट के थ्रू किया जाता है, और ये किसी इंसान की किसी जो है वीकनेस को जो है मजाक उड़ाया जाता है उसका. तो मैगजीन आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसमें पब्लिक के कोई एक्सट्रीम रिएक्शन को कर सकते हैं. किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई पब्लिक का एक्सट्रीम रिएक्शन है, उसको कर सकते हैं टारगेट थ्रू सैटायर. या कोई पॉलिटिकल कार्टून्स जो होते हैं फनी, आए दिन जो है न्यूज पेपर्स में आते हैं, यू कैन सी, तो वो भी किसी गवर्नमेंट के फ्लॉज को या किसी पॉलिटिकल लीडर के फ्लॉज को अगर करना हो टारगेट, तो ये यूज होता है, ठीक है जी? चलें नेक्स्ट देखते हैं. मेटाफॉर. मेटाफॉर इज अनदर लिटरेरी टर्म. मेटाफॉर इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द पोम्स. सिमिली की तरह ये तो नहीं होता, बट सिमिली का फंक्शन ये करता है. सिमिली मीन्स टू कंपेयर टू things that are not same. Like if I say कि as white as snow, as black as coal, ठीक है, as busy as a bee, तो सिमिली है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ दो चीजों को, एंड टू हाईलाइट सम क्वालिटी, ठीक है ना? मेटाफोर में क्या होता है कि ये हम डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है ना? या कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स दैट इज बाय अ फिगरेटिव इक्वेशन ऑफ दोस थिंग्स, दैट लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एज फास्ट एज अ रोलर कोस्टर, मैं कह रही हूँ जी लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, का मतलब लाइफ भी रोलर कोस्टर की तरह. लाइक रोलर कोस्टर क्या है? इट्स अ राइड, ऊपर जाती है नीचे आती है. सो लाइफ इज आल्सो लाइक अ रोलर कोस्टर. इज अ रोलर, नॉट, आई एम नॉट सेइंग लाइक, आई एम सेइंग डायरेक्टली लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. इट मींस जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर, लाइफ हैज अप्स एंड डाउन्स, ओके? एंड द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस डोंट रिमेन द सेम ऑल द टाइम. हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते. कभी आपके अच्छे हालात होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी मुश्किल होती है, कभी आसानी होती है, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है. तो ये है जी, ठीक है? नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज अ स्टेज. शेक्सपियर की बहुत फेमस पोएम है एक, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज. तो यहाँ पे ये मेटाफोर यूज किया शेक्सपियर ने, द वर्ल्ड इज अ स्टेज. लाइक जैसे स्टेज पे एक्टर्स आते हैं, दे परफॉर्म देयर रोल्स एंड देन दे लीव द स्टेज. उसी तरह लाइफ एक स्टेज है, जिंदगी एक स्टेज है, इसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं और अपने टाइम पे वक्त पे गुजार के वो वापस चले जाते हैं, ठीक है? I hope it's clear now. Next, move to the next literary term, that is a sonnet. Sonnet जो है लिटरेचर में एक 14 लाइन्स की पोम है. अगर आप सिंपल इसको देखें तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि इट्स अ 14 लाइन्स पोम और पोएम. एंड इसमें क्या होता है जी, ट्रेडिशनली इट्स रिटन इन एन आयम्बिक पेंटामीटर. ये जो टेक्निकल टर्म्स अगर आप नहीं भी बताते, एटलीस्ट इतना भी आपको पता हो कि 14 लाइन्स पोम्स है. और इंग्लिश जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो जरा फर्क है फ्रॉम द इटालियन सोनेट. तो हम इंग्लिश सोनेट की अगर बात करें तो इंग्लिश सोनेट में जी आपके 4 लाइन स्टैंजा होते हैं, जबकि इटालियन सोनेट में ज्यादातर ऑक्टेव कहते हैं, 8 लाइनें होती हैं शुरू में, और फिर सेस्टेट होता है, 6 लाइन्स बाद में होती हैं, ठीक है? अगर आप 3 क्वार्टरेन्स हो, यानी कि 4 लाइन स्टैंजास होते हैं पहले, ठीक है ना? 3,
और उसके बाद फिर एक कपलेट आता है, यानी कि 2 लाइन का स्टैंज़ा आता है। ये इंग्लिश सोनेट की नॉर्मल जो है ना शेप होती है, ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम्पल काफ़ी फेमस सोनेट्स आपने पढ़े भी होंगे अपने कंपल्सरी में भी, इंग्लिश कंपल्सरी में भी। उनमें से एक है ऑज़मैंडियस बाय शेले। तो ये शेले का ऑज़मैंडियस हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, ठीक है? और देन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सूनी फेडरल कोर्ट के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं अपने इंग्लिश कंपल्सरी में। ये वर्ड्सवर्थ का फेमस सोनेट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।